और निराश चेहरे कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। बहन जी ने कहा है पत्थरों को काट करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। उदास और निराश लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। बहुजन समाज के लीडर्स को, बहुजन नेतृत्व को रणनीति में बदलाव की जरूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और फिर क्या है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैं बहन जी में पूरी आस्था रखता हूं और बिल्कुल ये बात मैं आपसे सहमत नहीं हूं। बात बताएं क्या है, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था मनी, मीडिया और माफिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कभी भी बहुजनों का भला नहीं करेगा। और वो जानते हो, पहली बात तो दिखाएंगे नहीं। अगर वो प्रवक्ता जाएंगे उनको बोलने नहीं देते, और अगर बोलेंगे भी तो वो दिखाएंगे नहीं। सवाल ये, तो वहां जाने का फायदा क्या? अपना मीडिया क्यों नहीं डेवलप करें बहन जी? अगर इस बात को हम दूसरे वे में लेंगे, अब हमें बहुजन मीडिया को डेवलप करना होगा, बहुजन मीडिया को सशक्त करना होगा। बहन जी ने वो ठीक निर्णय लिया है, वो रणनीतिक निर्णय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो और जैसे बहन जी को ही धराशायी कर दिया। क्या आज निकला, कांग्रेस और बीएसपी के एक सेंटेंस लिखा है आज के अखबारों ने। क्या लिखा है कि बीएसपी नेस्ता नाबूद, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ध्वस्त, क्या शब्द लिख रहे हैं, खत्म, क्या शब्द लिख रहे हैं ये मेन मीडिया वाले। तो प्रचार, जो कभी भी अखबार काशीराम साहब ने, मान्यवर काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया था एक अखबार के खिलाफ लखनऊ में, जानते हो कितना बड़ा हंगामा हुआ था, और वो अखबार के मालिक ने आके माफी मांगी थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्रिटिसाइज नहीं, हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया, मनुवादी मीडिया ने, आज से कोई नहीं बहन जी के खिलाफ ये अकेला नहीं लिखता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जब लिखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक से लेकर के प्रबुद्ध भारत तक बहुत सारे अखबार लिखे। बाबा साहब को कितना बड़ा देशद्रोही तक डिक्लेयर कर दिया था ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने। मान्यवर काशीराम साहब को जिन्हें क्या क्या सीआईए का एजेंट ये वो कहा था, तब मान्यवर काशीराम साहब ने मूक नायक जैसे लेकिन सर अब ये किया। तो वही बहन जी के खिलाफ, बहन जी को भी अब नया मीडिया, बहुजन मीडिया तैयार करना होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रश्न है, और मैं प्रश्न का यही एक उत्तर दे सकता हूं। बिल्कुल बीएसपी को मेन स्ट्रीम मीडिया पे भेजना ही नहीं चाहिए, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बहिष्कार करके अपना बहुजन मीडिया तैयार करना चाहिए। बात, भारत का संविधान सभी को बराबर अधिकार देता है। सबका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं होना चाहिए? सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के जो जनक हैं मान्यवर काशीराम साहब तो हमेशा कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सवाल हिस्सेदारी का है, और वो हिस्सेदारी न मीडिया में है, न मीडिया में 3% मीडिया वाले लोग 100% कब्जा किए हुए, न न्याय व्यवस्था में। न्याय व्यवस्था में 100% कब्जा है। किसका है कब्जा? मनुवादी लोगों का। कितना है वहां पे? तो ना न्याय व्यवस्था में हिस्सेदारी है, ना मीडिया में हिस्सेदारी। लोकतंत्र के 4 ही तंत्र हैं, एक ही तंत्र में हिस्सेदारी है, क्या नाम है, विधायिका में ना। और जो हिस्सेदारी जो एग्जीक्यूटिव में थी, नौकरियों में थी, वो हिस्सेदारी प्राइवेटाइजेशन से खत्म हो गई। अब हिस्सेदारी सिर्फ बची है एक जगह। हिस्सेदारी कहां बची? वो बची विधायिका में। विधायिका में एमएलए एमपी। तो वहां क्या हुआ, वो मान्यवर काशीराम साहब ने वो भी हमें दिशा देके सीधे सीधे गए। उन्होंने लिखा था 1932 की चमचा युग एक किताब लिखी। तो जो विधायक लोग हैं, क्या विधायक चाहे वो भाई अल्टीमेटली विधायक तो कम नहीं हुए ना, जो चाहे शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के विधायक तो कम नहीं हुए। तो जो आरक्षण जो के बिल है या प्राइवेटाइजेशन के बिल है पार्लियामेंट में, जो एससी के शेड्यूल्ड कास्ट के एमपी लोग करते क्या हैं? जब आरक्षण बिल खत्म हो रहा होता है तो ये एमएलए और एमपी करते क्या हैं? दरअसल वो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है ही नहीं, वही तो लुटवा रहे हैं। वो तो विधायक बनना अलग बात है, विधायक किसी पार्टी का बनना अलग बात है। विधायक क्या वो बहुजन विचारधारा के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं? काम बिल्कुल नहीं कर रहे। यही इसीलिए मैंने कहा कि ये वैचारिक विचारधारा की लड़ाई है, और इसलिए सभी पार्टियां मिलकर के
बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का जो षड्यंत्र करती हैं, और इस एटलीस्ट जो परिणाम के हिसाब से जरूर उन्होंने जीरो ला दिया है, लेकिन इतना इसे एक अच्छा भी, मैं तो इसको एक सबक सीखने के लिए, एक घटना तो है, घटी है, और बड़ी जिसको कहते हैं अप्रत्याशित घटना है बहुजन आंदोलन के लिए, तो एक सीखने का मौका है। सीखने यहां से मैं आपको यह बता रहा हूं, इतना बहुजन आंदोलन बहुत तगड़ा उभरेगा, ये सपा के लिए भी सीखने का मौका है। ये ओबीसी पार्टियां कि किस तरह से आरजेडी बिहार में सरकार क्यों नहीं बना पाई, इसीलिए नहीं बना पाई, जिस तरह से सपा यूपी में भी सरकार क्यों नहीं बना पाई। दरअसल लड़ाई यहां विचारधारा की है। अब विचारधारा की लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बहुजन विचारधारा की लड़ रही है, बाकी पार्टियां, अब जो ओबीसी की पार्टियां जितनी भी हैं, करीब 350 पार्टियां हैं ओबीसी की पार्टियां लोग बनाते हैं, तो क्या वो बहुजनों की विचारधारा की, बहुजनों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं मान्यवर? वो बहुजनों की हिस्सेदारी 85% की बात करें वो, या उनका आरक्षण, या चलो भाई सारी पार्टियां मिल करके जितनी एससी की, एसटी की, ओबीसी की, या मुस्लिमों की, ओबीसी साहब मिल करके ये लड़ाई लड़ लें, या मुस्लिमों की पार्टियां, या जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी शेड्यूल कास्ट की पार्टियां, ओबीसी की पार्टियां, माइनॉरिटी की पार्टियां, ये सब मिल करके सिर्फ ये लड़ाई लड़ें कि न्यायपालिका में पूरा प्रतिनिधित्व दो, आरक्षण दो। ये लड़ाई ये लड़ें कि आरक्षण जो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो। ये लड़ाई ये क्यों नहीं लड़ते कि जाति जनगणना तो करा नहीं पाई, क्यों नहीं ये लड़ाई आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा जाति जनगणना? अब छेड़ा, बहुत देर हो चुकी, अभी क्या हुआ? तो ये निजीकरण के खिलाफ पूरी पार्टियों ने कभी आंदोलन नहीं छेड़े। सारी पार्टी, अगर 10 पार्टियां मिलकर के आरक्षण छेड़ें निजीकरण के खिलाफ, क्या निजीकरण हो सकता है? कि ये हिस्सेदारी का मामला लेके कोई पार्टी नहीं करती। या किसान आंदोलन, बेचारे किसान जो नॉन पॉलिटिकल है, उन्होंने इस देश को एक दिशा दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको भी इस परिणाम से, उत्तर प्रदेश के परिणाम से उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। ईवीएम के खिलाफ सभी पार्टियां मिलकर लड़ाई क्यों नहीं छेड़ती? प्रश्न है ना। ईवीएम के खिलाफ अब लड़ाई, माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ है, जब हारते तब कहते हैं ना। आरजेडी जब हारी तब उन्होंने कहा, लेकिन क्या सभी पार्टियों में अगर कंसेंसस है, एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां, मुस्लिम पार्टियों में क्या ये कंसेंसस है कि ईवीएम गड़बड़? तो फिर सब पार्टियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन करें ना, कि आप प्रोसेस ही गलत कर रहे हो। जो प्रजातंत्र सरकार चुनने का प्रक्रिया ही गलत है, जिस ईवीएम पे ही भरोसा नहीं, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, सारे विदेश, जापान में जहां बनती है, जहां से ये डिजाइन हुई है ईवीएम्स, वहां ईवीएम बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जर्मनी में, क्योंकि उन्हें इस टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां गड़बड़ होता था, उन्होंने बंद कर दिया। बैलेट क्यों नहीं करा? और वैसे भी तो आप कह रहे नहीं साहब ईवीएम ठीक है, ऐसा प्रश्न आपने किया था मान्यवर पहले। तो अगर ईवीएम ठीक है तो 100%, अगर ईवीएम से ही आप नहीं जिद मान के कर लिए साहब, कोर्ट की, पहली बात तो कोर्ट की अवमानना की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की कि 5 विधानसभाओं के 5 बूथों के कराएंगे, पूरे 5 बूथों के भी नहीं होते, बाद में करते। ये करना क्या चाहिए? 100%। अगर आपको लगा ईवीएम इतनी प्यारी है, ईवीएम में फेथ है, करिए भाई, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी करिए आप, लेकिन 100% ईवीएम के 100% बैलेट वोट को गिन के ही होगी। जब एक महीने आप चुनाव करा सकते हैं, तो 3 दिन गिनती क्यों नहीं करा सकते? दिक्कत क्या है? अमेरिका में तो 2 दिन चलता रहा था ना मतगणना, अमेरिका में भी बैलेट पेपर इस तरह गिने गए थे। तो जब यूएस जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है पूरी दुनिया का, जब वहां 2 दिन गणना हो सकती है, तो यहां 2 दिन गणना क्यों नहीं हो सकती? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, जनतंत्र के लिए, भारत में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ये ईवीएम नाम की बीमारी को, जिस पर शक है, और हर पार्टी को शक है, बीजेपी को भी शक है, कांग्रेस को भी शक है, सभी पार्टी, बीएसपी तो पहले कह चुकी, सपा को शक है, सबको कह चुके, अलग अलग कहते हैं, बंद क्यों नहीं कर देते?